नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चौथा चरण, जी हां, बंगाल में फिर मतदान है। आज आधा निपटेगा, इसके बाद 4 चरण बाकी रहेंगे। लेकिन आंकड़ों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि 9 बजे तक 15.85 लगभग 16% मतदान हुआ है। कूच बिहार में लगभग 14%, 13.89। अलीपुरद्वार में 17.97 यानी लगभग 18% वोटिंग की खबर है। हावड़ा में दिखाइए, हावड़ा में 17.48%, लगभग 17.5% वोटिंग की खबर है। यानी अभी 9 बजे तक 2 घंटे की वोटिंग के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे अब तेजी शायद इसमें देखी जाएगी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल हर साल और इस बार भी अलग अलग जगहों पर वोटिंग के लिए जनता निकली है, लेकिन आज कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। बाबुल सुप्रियो से लेकर लॉकेट चैटर्जी तमाम, और खास तौर पर नजर सिंगूर की सीट पर है। जी हां, आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें अलीपुरद्वार, हावड़ा, सिंगूर, कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना, कुलबेरिया, इन तमाम जिलों में कई सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वही उत्साह जो आप देखते हैं हर बार बंगाल के चुनाव में। और खास तौर पर देखिए महिलाओं की लाइन, महिला मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई एक बार फिर लोकतंत्र के इस जश्न में, और वोटिंग के लिए भारी तादाद में महिलाओं की कतार एक बार फिर से बहुत कुछ कह रही है। वो शायद ये साफ संकेत दे रही है कि इस बार महिला वोटर जिस तरफ, उसका पलड़ा होगा भारी। ये हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर अभी तक वोटिंग की तस्वीरें, और इसी के साथ वोटिंग के आंकड़े। सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े रहेंगे। शशि शेखर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। संजय कुमार जी, जाने माने सोफोलॉजिस्ट, सीएसडीएस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। और इसी के साथ जयंतो घोषाल नजर बनाए हुए हैं बंगाल के चुनाव पर, हमारे साथ सीधे कोलकाता से जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं सिंगूर। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी जुड़ गए हैं। लेकिन मौसमी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, एक वक्त पर जब नैनो का सपना यहां पर वहां के लोगों के साथ ही एक आंदोलन के तहत खत्म हुआ था एक तरह से, आज सिंगूर क्या कह रहा है और वहां की जनता क्या कह रही है, और वोटिंग के लिए लोगों में कितना उत्साह है, जरा दिखाइए मौसमी। नमस्कार अंजना, बांग्लाय मौसमी सिंह एर सलाम। सब ठीक ठाक आछे? भालो, दारुण दारुण सब भालो, भीषण तो भालो। दिखाते हैं आपको सिंगूर से यहाँ की जमीनी हालात आपको बता दें। अच्छा, वो मुझे समझ में नहीं आया आपने जो बोला। बहुत मुश्किल से, मशक्कत से हमने कुछ बांग्ला सीखी है, और जो हमने दर्शकों को अर्ज की है और आपको अर्ज की है सलाम करते हुए। तो आपको बताते हैं अंजना कि सुबह से हम सिंगूर में हैं, और हम सुबह 5:30 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे। वोटिंग 1.5 घंटे बाद शुरू होनी थी, पर हमने सुबह से ही यहाँ पे कतारें लगी देखी, और कतारों के साथ सावधानी और एहतियात भी नजर आई। चुनाव आयोग ने यहाँ पे कोरोना को लेके भारी बंदोबस्त किए हुए हैं। लगातार जिस तरह से कोरोना का संक्रमण का खतरा लगातार छाया हुआ है, उन्हीं के बादलों के तले यहाँ पे ग्लव से लेके टेम्परेचर जांच से लेके सारी एहतियात बरती जा रही है। सुबह तड़के काफी भारी भरकम लाइन थी, काफी लंबी कतारें महिलाओं की थी यहाँ पे। पर अब जो है जैसे जैसे दिन चल रहा है, बताया जा रहा है कि शाम को भीड़ और बढ़ेगी। अगर सिंगूर की बात करें तो लगभग 84% वोटिंग हुई थी 2016 में। तो 84% वोटिंग, यानी कि लगभग सभी लोग अपने घरों से निकले थे। अब देखिए, खास तौर से जो महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, लाठी लेके बच्चों के साथ किसी तरह से भी बूथ तक पहुंच रहे हैं। और सिंगूर का चुनाव भी बेहद दिलचस्प हो गया अंजना, क्योंकि एक तरफ है मास्टर मुशाय रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, और दूसरी तरफ है उनके ही पुराने सहयोगी जो पहले उनके साथ सिंगूर की लड़ाई में हिस्सा लिया था, बच्चे राम मन्ना। और तीसरी तरफ है लेफ्ट के कैंडिडेट जो कि काफी युवा हैं, और श्रीजीत भट्टाचार्य। तो तीनों का जो मुकाबला है तिकोनिया इसको बनाता है। दिलचस्प ये भी है कि अमित शाह से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औद्योगिकरण की बात कर चुके हैं सिंगूर में। वो सिंगूर जहां से नैनो फैक्ट्री निपट के गुजरात गई थी, आज नरेंद्र मोदी की पार्टी औद्योगिकरण की बात कर रही है। तो क्या बदलाव आया है? हाँ। क्या बदलाव
जो है वोटर चाहते हैं। मौसमी। ये देखना होगा क्या उनके विचार 13-14 साल में बदले हैं। अंजना, बिल्कुल मौसमी, एक अपडेट है जल्दी से, जरा अनुपम के पास चल रहे हैं, बाली से वो मौजूद है और आपके पीछे की कतारें भी दिख रही हैं। जल्दी से अनुपम, वहां की लड़ाई और वहां पे जनता का उत्साह। जी बिल्कुल अंजना, पीछे मैं सबसे पहले जो कतारें हैं वो दिखा देता हूं। बाली का लाल बाबा कॉलेज है ये, और हावड़ा में किस तरह का उत्साह है, लोगों की भीड़ देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा। सुबह से ही इतनी ही लंबी लाइनें, और काफी सारे बूथ हैं यहाँ, 8 से 10 बूथ हैं और हर बूथ में लगभग 50 से 60 लोग हैं। तो समझ सकते हैं कितनी यहाँ पर उत्साह है। एक बुजुर्ग भी यहाँ पर है, जिस तरीके से वो यहाँ वोट देने आए हैं, तो वोट देना कितना अहम है, कितना जरूरी है, जागरूकता कितनी ज्यादा है, वो भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। और बाली जो है ये एक समय सीपीएम का गढ़ कहा जाता था, इसके बाद टीएमसी ने यहां पर अपना कब्जा किया। बाली से जगमोहन डालमिया की लड़की वैशाली डालमिया चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी के टिकट पर, तो सीपीएम के टिकट पर यहां पर दीक्षिता धर जो युवा नेता हैं, एसएफआई की नेता हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है यहां पर, बीजेपी, टीएमसी और सीपीएम संयुक्त मोर्चा। ऐसे में कहना बड़ा मुश्किल है किसके पक्ष में क्या हो रहा है, वो 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। अंजना, बिल्कुल उत्साह दिख रहा है, देखिए कतारें कितनी लंबी है और महिलाओं की कतार की चर्चा हमेशा होती है। हिमांशु, क्या अपडेट है वहां से, जल्दी से बताइए, वहां की तस्वीर दिखाइए, फिर हम तमाम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। बिल्कुल अंजना, यहां पे जहां मैं खड़ा हूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं तस्वीरें। यहाँ लाइनें लंबी नहीं है, लेकिन 4 पोलिंग बूथ हैं और यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं, वोट करके जा रहे हैं। यहाँ तमाम इंतजाम जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं वोटर्स के लिए। अगर कोई वोटर मास्क लगा के नहीं आ रहा है तो उसको यहाँ पर अंदर मास्क दिया जा रहा है, टेम्परेचर लिया जा रहा है और साथ ही साथ हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं, ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं, जो और साथ ही साथ एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़े हैं वो एक ध्यान में रख के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजीव बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो टीएमसी के सरकार में मंत्री रहे हैं। चुनाव से पहले वो बीजेपी में आ गए और अब यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी की हमेशा कोशिश रहती है अग्रेसिव रहे और दूसरी पार्टियों के नेताओं को लाकर जो है वो अपनी टिकट देते हैं और वहां से उनकी कोशिश तो होती कि चुनाव जीते। तो ये एक बड़ी तरीके की कोशिश है। कई राज्यों में बीजेपी इसको सफल बना चुकी है। अब देखना यह है कि बंगाल में इसको सफल बनता है नहीं बनता, ये तो 2 मई को पता चल जाएगा। लेकिन टीएमसी की ये कह सकते हैं जिस तरीके से प्रशांत किशोर की चैट बाहर आई है और अमित मालवीय ने वो ट्वीट किया है, उससे ये जरूर है कि टीएमसी में खलबली है और बीजेपी जिस अग्रेसिव मूड से चुनाव लड़ रही है, टीएमसी जरूर जो है एक किस्म से कह सकते हैं कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उनको इस तरीके की टक्कर जो है बीजेपी से बंगाल में मिलेगी और उनके खुद ही नेता जो हैं वो उनके जहाज से उतरकर बीजेपी के जहाज में बैठ जाएंगे। ठीक है हिमांशु, जल्दी से इस पर मौसमी वहां से भी कुछ कह रही है। क्या प्रशांत किशोर के चैट के बाहर आने से जो उनकी रिकॉर्डिंग है बातचीत की, खलबली है वाकई टीएमसी में? मौसमी जल्दी से। जी बिल्कुल अंजना, देखिए प्रशांत किशोर की चैट बाहर आई है। तमाम आईपैक से लेके तमाम तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। जाहिर तौर पे तुरंत उसके बाद डेरेक ओब्रायन का ट्वीट आता है कि तृणमूल कांग्रेस सारी सीटें जीत रही है, तमाम जो भी तृणमूल के टर्न कोड्स है वो हार रहे हैं, बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर हार रहे हैं। तो उसके जवाब में ये ट्वीट आता है। महत्वपूर्ण बात यह है अंजना, मैं हिमांशु की बात पे टिप्पणी करना चाह रही थी कि महिलाओं की कतार पे हिमांशु ने कन्नी काट ली। हिमांशु ये मानने को तैयार नहीं है अंजना कि महिलाओं की कतार ज्यादा लंबी है बंगाल में। वो सवाल में जवाब नहीं दिया, मैंने कहा उनकी टांग खिंचाई जरूर करनी चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, और महिलाओं की कतार हिमांशु के बताने ना बताने से नहीं होगा। तस्वीरें सब कुछ कह रही मौसमी। हिमांशु अपना पक्ष रखना चाह रहे, हिमांशु लौट रही हूँ, लौट रही हूँ, लौट रही हूँ, लौट रही हूँ, लौट रही हूँ। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स बने हुए हैं और जल्दी से रुक करते हैं। मैं आपके साथ जयंतदा वहां से शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि वहां पर आप हैं, आप लोग भी जानना चाहेंगे कि बंगाल में इस वक्त क्या है इसको लेकर। एक तो जो महत्वपूर्ण सीट है सिंगूर टाटा प्लांट के खिलाफ ममता बनर्जी का पूरा आंदोलन और वहां से आज औद्योगिकरण की राह ताकता हुआ सिंगूर, वहां से एक कहानी। तो दूसरी कहानी आज सुबह जो प्रशांत किशोर की चैट सामने आ गई जिसमें वो खुद ही एक तरह से मान रहे हैं कि मोदी की बड़ी लोकप्रियता है और इसको कई लोग बीजेपी वाले तमाम कह रहे हैं कि देखिए वो खुद ही मान रहे हैं, हार मान चुके हैं। किस तरह की खलबली इस चैट लीक को लेकर इस वक्त वहां पर टीएमसी के नेताओं से अगर आपकी बातचीत हुई हो? देखिए अंजना जी, आप जो 2 मुद्दा उठाएं उसमें तो एक ये जो
प्रशांत किशोर की जो चैट है, इसमें प्रशांत किशोर को अभी क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। डेरेक ओब्रायन अगर ट्वीट करके जो भी कहे वो इंडिपेंडेंटली कह सकते हैं कि टीएमसी विल कम टू पावर, टीएमसी विल स्वीप, लेकिन प्रशांत किशोर अगर ये कहे हैं कि बीजेपी इज विनिंग और वो सबसे बड़ी इस बार पोल स्ट्रैटेजिस्ट और ममता जी के लिए एकदम मेन कैरेक्टर था बिहाइंड द सीन, तो सबसे बड़ी सवाल है कि ये जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही जो खुद स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी जीत रहे हैं और वो भी चुनाव के दिन अभी पता चल रहा है सब लोगों को, तो उसमें भी असर पड़ सकता है। तो क्यों नहीं प्रशांत किशोर सबसे पहले, अभी तक तो मुझे लगता नहीं है किए हैं, करना चाहिए कि इसमें अगर डिनायल नहीं है तो हम मानेंगे कि ये सही है। तो अगर सही है तो ये एक भयंकर मामला है कि जो चुनाव के चल रहा है, चुनाव अभी भी 4 फेज बाकी है और उसके पहले जो सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट है वो कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेंगे। तो ये इसको सीरियसली लेना चाहिए और ये जो इशू है ये छोटा इशू नहीं है, तो इसमें क्लैरिफिकेशन आना जरूरी है, नंबर 1। और नंबर 2, हाँ अंजना जयंत, एक छोटा सा कमेंट जल्दी से देखिए, ये अभिषेक बैनर्जी और प्रशांत किशोर को लेकर कई दिग्गज निकल लिए थे, यही दोनों की वजह से कि इन्होंने कोठरी बना ली है ममता बनर्जी के इर्द गिर्द, तमाम फैसले इन्फ्लुएंस करते हैं, इस वजह से कई दिग्गज निकले थे। तो तरह तरह के जो खेमे हैं वो सब इसको देख रहा होगा और बोल रहा होगा कि मतलब जिसे कहते हैं हैविंग द लास्ट लाफ, अब सारे उस तरह से मजे ले रहे होंगे इस चैट की लीक के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में एक्चुअली 2 गुट है, जो प्रो पीके है और एंटी पीके है। मैं बहुत सारे तृणमूल के लोगों के साथ बात किए हैं और आज नहीं, मतलब चुनाव के पहले से एक परसेप्शन है कि ये जो पीके तृणमूल में क्यों, कौन एमएलए नॉमिनेट होंगे कौन नहीं होंगे, वो भी क्यों डिक्टेट कर रहे हैं, वो पोल एनालाइज करे और वो रिसर्च करे। तो ये जो रोल है पीके का, इसमें अभी तृणमूल के एक सेक्शन वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहेंगे कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर ये क्यों ऐसे पीके बोल रहे हैं, और वो बीजेपी के मोल है। ये एक बहुत बड़ा कैंपेन तृणमूल के अंदर है कि प्रशांत किशोर इज ए प्लांटेड। ये जो है ये कोई पार्टी के लिए लड़ाई के समय, जब यूनाइटेड होने का समय आती है, जब एक मतलब जैसे देखिए बीजेपी में अंतर है, लेकिन ऐसे मोदी अमित शाह जी का जो जनरल है जिसमें बीजेपी के अंदर ये ऐसे नहीं दिखाई देता है। कभी अमित मालविया ऐसे ट्वीट कर सकते हैं कि बीजेपी हार रहे हैं? मुझे तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। चर्चा यहीं से आगे लिए चलते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। मुझे लगता है आज की महत्वपूर्ण सीट है और इस पर भी चर्चा ले। आपके साथ शशि शेखर जी शुरुआत करते हैं। प्रभु चावला जी भी एडिटोरियल कंसल्टेंट टीवी टुडे ग्रुप के जुड़ गए हमारे साथ। जल्दी से शशि शेखर जी आपके साथ शुरुआत करते हुए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशांत किशोर की जो चैट लीक हुई है, वह जयंतोदा की बात से सहमत हूं कि उनको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर ही थे जिन्होंने बड़े दावे से कहा था कि यदि 100 या उससे ज्यादा सीटें बीजेपी ले आए तो मैं इस काम को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे सेकंड बेस्ट होना मंजूर नहीं है इस प्रोफेशन में। तो उनको ये स्पष्टीकरण देना चाहिए या उनको अपने निर्णय पर अभी अमल में ले आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसका एक सबक भी है। आप प्रशांत किशोर का टोटल कैरियर देखिए, वो अचानक धूमकेतु की तरह उपजे। पहले उन्होंने ये प्रचार किया कि मोदी जी की जीत पे वो काफी उनकी अहम भूमिका थी, फिर वो नीतीश कुमार के मानस पुत्र बन गए, पार्टी में नंबर 2 बन गए, लेकिन वहां फिर कुछ दिन बाद स्थिति खराब हुई उनकी। आज वो पंजाब गवर्नमेंट के सलाहकार हैं और ममता बनर्जी की ओर से भी वो दावेदारी कर रहे थे जो कंसल्टेंट को शायद नहीं करनी चाहिए। ये पॉलिटिकल काम है, उनका काम कंसल्टेंसी था। तो ये राजनीतिक दलों के लिए भी एक सीख है कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक काडर, कंसल्टेंट और जो उनके अन्य सहायक तत्व हैं उनको किस तरीके से अलग करें। बीजेपी में ये विभाजक रेखा बहुत स्पष्ट है, क्योंकि बीजेपी में तमाम आनुषंगिक संगठन है, फिर आरएसएस का एक छाता है उनके ऊपर, तो वहां पर ये विभाजक रेखाएं बिल्कुल साफ है। तो ये क्षेत्रीय दलों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जनाब कि आज के बाद वो थोड़ा सा इससे संभल कर चले। अपने दर्शकों के लिए जरा बता देते हैं बैकग्राउंड। देखिए, प्रशांत किशोर वो शख्स है जिन्होंने एक कंसल्टेंट के तौर पर एक वक्त पर नरेंद्र मोदी के साथ काम किया था। चाय पर चर्चा जो कैंपेन सब कुछ गुजरात में हुआ था,
तो उस वक्त वो काफी सक्रिय रहे थे। लेकिन जब दिल्ली में सरकार बनी बीजेपी की, उसके बाद एक तरह से फॉल आउट हो गया उनका पार्टी के साथ और वहां पर वो नहीं टिक पाए, जिसके बाद वो अलग अलग, एक वक्त पर राहुल गांधी के साथ भी काम किया था उन्होंने, घाट पर चर्चा की बात यूपी में हुई थी लेकिन वो नहीं जमा। इधर पंजाब से लेकर आप देख रहे हैं बिहार, और बिहार के बाद जैसा शशि जी ने कहा वो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे थे। उनका एक ऑडियो कॉन्वर्सेशन कुछ पत्रकारों के साथ लीक हुआ है जिसमें वो एक तरह से मोदी की लोकप्रियता का लोहा मानते हुए कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। इसी पर चर्चा हो रही है क्योंकि आज वोटिंग के दिन ये चैट बाहर आए हैं, ये लीक पूरा ऑडियो बाहर आया है। इसी के साथ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर अभी तक तो बहुत ज्यादा नहीं, 15 से 17% के बीच मतदान हुआ है प्रभु जी, लेकिन किस तरह से आज ये चैट लीक इन्फ्लुएंस कर सकता है और चौथे दौर के इस मतदान पे क्या कहिए? किसी वजह से आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, बोलिए सर। ठीक है, आवाज किसी वजह से नहीं आ रही है। संजय जी आपके पास आते हुए ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए चौथे दौर के मतदान पर भी हमारी नजर रहनी चाहिए। कई ऐसी जगह है जहां पर, और आपके पास तमाम आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में इन जिलों को जब हम देखते हैं किसका पलड़ा आपको भारी दिखता है? संजय जी। अंजना जी, दो कंस्टिट्यूएंसीज की बात हो रही थी, एक सिंगूर की बात हो रही थी और एक बैली की बात हो रही थी। अगर सिंगूर की बात करें तो 2016 के चुनाव में तो तृणमूल कांग्रेस ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल की थी, वहां जीत हासिल की थी। लेकिन अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखें और इस असेंबली सेगमेंट में देखें, जहां पर बीजेपी ने तृणमूल पर बढ़त बनाई थी कम से कम 5-6% से, तो और मैं सिंगूर होके आया, मैं सिंगूर में था और मैंने वहां देखा कि वहां पर लोगों के मन में जो अभी बात है, और खासकर अगर आप ये फैक्ट्री की बात करें, फैक्ट्री लगनी चाहिए थी, नहीं लगनी चाहिए थी, मुझे लगता है यूनानिमिटी है। लोग कहते हैं कि फैक्ट्री का नहीं लगना एक भूल थी। मैं ये नहीं कह रहा कि भूल थी, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे सारा का सारा वोट प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि कई बार एक इशू दूसरे वोट के पे बिल्कुल ही सीधा सीधा प्रभाव नहीं डालता। हाँ। लेकिन वहां पर स्थिति काफी लोगों के दिमाग में बिल्कुल था कि फैक्ट्री लगनी चाहिए थी। फैक्ट्री लगने से लोग अपने घर में जो बेरोजगार लड़के उनका जिक्र कर रहे थे कि ये देखिए इनके पास कोई रोजगार नहीं है, अगर फैक्ट्री लग गई होती तो शायद इनके पास रोजगार होता। तो ये एक यूनानिमिटी थी वहां पे कि फैक्ट्री लगनी चाहिए थी, और मुझे लगता है उसी का एक इशारा 2019 के लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला कि बीजेपी ने बढ़त बनाई इस इलाके में। दूसरी बेली कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे थे और हम कतार दिखा रहे थे, लेकिन ये एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर 2011 का विधानसभा चुनाव और 2016 का विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव में यहाँ टर्नआउट, एवरेज टर्नआउट से काफी लो रहा है, 10 से 12% लो रहा है। बंगाल में तकरीबन 80-82% टर्नआउट रहा, लेकिन इस कंस्टिट्यूएंसी में दोनों बार 70% के आसपास टर्नआउट रहा है। हमें देखना चाहिए शाम तक यहाँ पर किस तरह का टर्न। हाँ, क्योंकि अनुपम जो तस्वीरें दिखा रहे थे वहां पर तो जबरदस्त भीड़ थी। अनुपम जैसे थ्रू होते एक बार फिर से दिखाइएगा, क्योंकि पिछली बार के वोटर टर्नआउट के बारे में कह रहे हैं कि हमेशा कम रहा है। यहाँ पर आपके पास विनोद अग्निहोत्री जी आते हुए, चौथे चरण तक आते आते किसका पलड़ा आपको भारी फिलहाल दिख रहा है? और सिंगूर, हावड़ा, ये तमाम दक्षिण 24 परगना जिन जिलों में आज वोटिंग हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चौथे चरण तक आते आते पलड़ा किसका भारी है ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब प्रशांत किशोर की चैट की हम लोग बात कर रहे थे, 3 दिन पहले मेरी प्रशांत किशोर से बात हुई थी, उसके बाद मैंने अपना कॉलम भी लिखा था। उस वक्त वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, मोदी की लोकप्रियता वो मान रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह बहुत अच्छा किया है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बीजेपी की फेवर में है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीएमसी की फेवर में है। इसके बावजूद उनका मानना था कि वो उनका पलड़ा भारी है, उनका दावा था। आज जो चैट लीक हुई है वो तो मैंने सुनी नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये जरूर है कि इन सारी चीजों से एक नतीजा जरूर निकल रहा है कि अभी तक जो चुनाव, चूंकि ये भी माना जा रहा है कि अभी तक जो चुनाव अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो जिन जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं वो बीजेपी के का लोकसभा चुनाव में वहां अच्छा प्रदर्शन रहा है तीनों चरणों में। तो निश्चित रूप से इन तीनों चरणों की सीटों पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि टीएमसी ने भी एक चीज और ध्यान रखिए कि ये दिलीप घोष जो है जो पार्लियामेंट सीट जीते, उसके बाद उनकी सीट पर बाई इलेक्शन हुआ, वहां टीएमसी जीती 22,000 वोट से। तो ये भी एक फैक्टर ध्यान रखना, तीनों जो उपचुनाव हुए थे उसमें टीएमसी जीती थी। तो क्या लोकसभा का पैटर्न विधानसभा चुनाव में दोहराया जाएगा?
अगर वो दोहराया जाएगा और लेफ्ट और कांग्रेस का वोट बीजेपी के साथ चला जाएगा, तब तो निश्चित रूप से बहुत कांटे की टक्कर होगी और टीएमसी के लिए भारी होगा। लेकिन अगर विधानसभा में पैटर्न बदल गया और जो उपचुनाव का पैटर्न वैसा हुआ तो टीएमसी के लिए राह आसान होगी। तो अब ये चौथे चरण का जब शाम तक वोटिंग आएगी उसके बाद कुछ विश्लेषण करने की स्थिति में हम लोग होंगे, क्योंकि अब टीएमसी का प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका शुरू हुआ है। तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में आज चौथे दौर का मतदान चल रहा है। 44 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। खास बात यह है कि इस चरण में कई मौजूदा मंत्रियों और हाई प्रोफाइल उम्मीदवार भी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण का मतदान है, जिसमें विधानसभा की 44 सीटों पर 1,15,81,000 तृणमूल के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं और लॉकेट चैटर्जी खुद गाड़ी में है, देखिए, और किस तरह से लाठीचार्ज अभी किया गया है। लॉकेट चैटर्जी से बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी क्या तृणमूल के लोग, महिला लोग वोट कर रहा था, टीएमसी का वोट देने के लिए मैंने पकड़ लिया है हाथों में, इसलिए मुझे पीटा गया, मारा गया। ये देखिए लॉकेट चैटर्जी का कहना है ये कि यहाँ पे जी की गाड़ी को घेरा गया। देखिए इंद्रो की रिपोर्ट देखिए विधानसभा क्षेत्र में, और देखिए ये देखिए लाठी लेके लॉकेट चैटर्जी के जो सिक्योरिटी है वो किसी न किसी तरह से इनको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उनके काफिले के पीछे भी जाने की कोशिश करेंगे। लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ इस वक्त तृणमूल के जो समर्थक है वो इस पोलिंग बूथ के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग सुबह से दिखा रहे थे कि किस तरह से लॉकेट चैटर्जी एक पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ जाने की कोशिश कर रही थी और ये आशंका था कि उनके खिलाफ कहीं ना कहीं उस तरह का प्रदर्शन होगा। आप देख सकते हैं इस वक्त लॉकेट चैटर्जी को जो पुलिस है किसी न किसी तरह से कॉर्डन ऑफ करके यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो तृणमूल के समर्थक हैं वो कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से वोट हो रही थी, लेकिन लॉकेट चैटर्जी के यहाँ पे आने से लॉकेट दीदी आप इसी में कंप्लेन करेंगे। दीदी ये देखिए उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी है किसी न किसी तरह से उनको लेके निकल रही है। हम कोशिश करेंगे उनके काफिले को चेज करने की, पकड़ने की। हुगली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी को घेरा गया और वहीं से इंद्रजीत कुंडू की आप रिपोर्ट देख रहे थे, वो उनकी कार के साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन घेरा लोगों ने और फिर सुरक्षित उनके जो सपोर्टर, उनकी जो सुरक्षा कर्मी थे वहां पर, वो उन्हें लेकर वहां जा रहे हैं। इंद्रो कुछ और बता रहे हैं, सुनते हैं। तातरी चलो। यही आशंका थी सुबह से। अंजना समझ के दो इंद्रो आप लाइव है, इंद्रजीत कुंडू आप लाइव है, बताइए क्या हो रहा है। से ज्यादा पोलिंग बूथ जो है, 1 डजन से ज्यादा पोलिंग बूथ में सुबह से लॉकेट चैटर्जी जब से वो निकली हैं तब से लेकिन फिर से यहाँ पे काफिला रुक गया है। मैं कोशिश करूंगा एक बार देखने का कि क्या हो रहा है। उनके पास एक बार उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, देखिए कांच तोड़ दिया गया है। लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी का कांच तोड़ दिया गया है। ये देखिए, ये सांसद है और गाड़ी इस वक्त रुकी हुई है। इधर आ जाइए। लॉकेट जी दीदी की कर लो। 66 নম্বর বুথ সেন্সিটিভ বুথ ছিল। আমি খবর পেয়ে এখানে এসেছি, রিডিং ছাপ্পা চলছে। আমি এখানে এসেছি, দেখি একজন মহিলা ভেতরে দাঁড়িয়ে একটা কোভিড ম্যানেজমেন্টে হিন্দি বলিয়ে ইন্দ্রো। টিএমসি কে ভোট দাও। আমি তৎক্ষণাৎ যাই, বলছি আপনি ওখানে কেন গেছেন, আপনার ভোট হয়েছে? বলে আমি এখানকার নই। আপনি কেন ভেতরে ঢুকেছেন? বলে আমি কোভিড টিমের। তারপরে আমি তাকে বার করি, তার কার্ড ফাট দেখাই, ক্যামেরার সামনে মুখ দেখাই। তারপর সব লোক রেডি হয়েছিল ওখানে, আশেপাশ থেকে এসে আমার গাড়ির কাজ ভাঙে। আমাদের এজেন্ট বসে আছে, অসিত মজুমদার। ওকে আমি বললাম আপনি কে? অসিত মজুমদার এজেন্ট আছে। আপনি কি সুরক্ষিত বোধ করছেন? না সুরক্ষিত নয়। সেন্ট্রাল ফোর্স রয়েছে। कार का शीशा भी टूटने की खबर है इंद्रजीत।
मुमकिन हो तो हिंदी में जरा सवाल उनसे पूछे, वो बताएंगी क्या कुछ हुआ है। 66 नंबर बूथ और लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी का देखिए, यहाँ पे पुलिस है, इनके साथ साथ उनके जो सिक्योरिटी दिया गया है वो सेंट्रल सिक्योरिटी देखिए, और इनके पास जो लाठी है वो लाठी से लाठीचार्ज करके किसी ना किसी तरह से लॉकेट चैटर्जी का जो ये काफिला है इसको कहीं ना कहीं निकाला गया है। और सिर्फ 4 सिक्योरिटी पर्सनल है, सीआईएसएफ के 4 सिक्योरिटी पर्सनल है, उन्होंने किसी ना किसी तरह से उनको यहाँ से निकाला। 66 नंबर बूथ है, और जैसे कि हम लोग कह रहे थे सुबह से हमें ये लग रहा था कि जिस तरह से लॉकेट चैटर्जी एक बूथ से दूसरा बूथ वो जा रही थी जायजा लेने के लिए, मैंने 3-4 दफा लॉकेट चैटर्जी से बात की और उन्होंने ये कहा कि वो खुश है कि जिस तरह से इस वक्त वोटदान चल रहा है, प्रक्रिया जो है, और सेंट्रल फोर्स का जिस तरह का डिप्लॉयमेंट हुआ है उससे भी वो खुश है। लेकिन जैसे ही इस इलाके में हम लोग आए, 66 नंबर बूथ, एक बार मैं कोशिश करूंगा लोगों से पूछने की, जरा इस जगह नाम की, हाँ, ईश्वरबाद, तो ये इलाका है ईश्वरबाद इलाका, और यहाँ पे 66 नंबर बूथ है, और उस 66 नंबर बूथ पे जैसे ही लॉकेट चैटर्जी पहुंची वहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ा, और तृणमूल के जो समर्थक है वो आके लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, और देखिए किस तरह से पत्थर मारा गया है, और उसके साथ साथ गाड़ी का जो विंडशील्ड है, जो कांच है, उसको तोड़ दिया गया है। लॉकेट चैटर्जी इस वक्त उनका गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। हम कोशिश करेंगे लॉकेट चैटर्जी से फिर से एक बार बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त क्या कर रही है। लॉकेट जी एक बार हिंदी में बता दीजिए क्या हुआ, देश की जनता को बता दीजिए क्या हुआ एग्जैक्टली। क्या आपको चोट आई है? क्या आपको चोट आई है? ये कांच तोड़ दिया, क्या एलिगेशन हुआ? तृणमूल के समर्थक क्या कर रहे थे, आप कह रही थी? दीदी क्या बोला? देखिए टीएमसी लोग जो छप्पा वोट मार रहा था, माइनॉरिटी लोग जो छप्पा वोट मार रहा था, मैंने पकड़ लिया हाथों हाथों में एक महिला को। उन्होंने कोविड मैनेजमेंट को जो कार्ड लगा के, क्या कोविड बूथ ईवीएम के मशीन के सामने क्या कोविड मैनेजमेंट का टीम होता है? क्या होता है? ऐसा तो नहीं होता है। बोला वो कहाँ है, मैंने वोटर कहा, बोला इधर का नहीं है। तो क्यों ईवीएम मशीन के सामने जाके वो बोल रहे थे उसी का बटन दबाओ। हुमायूं कबीर भी यहाँ पे आया है। हुमायूं कबीर भी आए हैं, अभी हमारा एजेंट भी उधर है, पूरा घेर लिया। दीदी क्या आप सुन सकते हैं लॉकेट चैटर्जी, देखिए लॉकेट चैटर्जी का कहना है, हालांकि वो घायल नहीं हुई है, लेकिन उनका जो काफिला है उस काफिले को वहाँ पे रोक दिया गया था, और तृणमूल के जो समर्थक है वो प्रदर्शन कर रहे थे। आपका बीजेपी समर्थक की हुई थे, बीजेपी के समर्थक अब आ गए यहाँ पे, रुके बात करते हैं। लॉकेट जी पर जानलेवा हमला हुआ है, दीदी देखी भी नहीं है जो हमला उनके हम पीछे से देखे हैं, इतना बड़ा फेंका है लॉकेट जी पे, इतना बड़ा, यदि वो लग जाता वो सब मुस्लिम महिला जितना मुस्लिम है सब है वहाँ पे निकल के। लोकेट कौन सी पार्टी के सब टीएमसी का है, सब टीएमसी का कार्यकर्ता है, बूथ में ढूंढ के अंदर बैठा हुआ है, और लोकेट जी पे इतना बड़ा हमला हुआ है, वो तो अभी पता भी नहीं है उनको कितना बड़ा हमला हुआ है। गुंडा है सब, हमारे गुली फायरिंग हुई है, गोली चाली हो रहा। देखिए गुस्से में है अब ऑब्वियसली जो बीजेपी के समर्थक हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। इस जगह का नाम की ईश्वर बहा, तो ये ईश्वर बहा जगह है, ये चूचुड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है। लॉकेट चैटर्जी का ये कॉन्वॉय है, आप देख सकते हैं, उसके पीछे पूरा मीडिया का जमावड़ा है, और इस लॉकेट चैटर्जी के इस गाड़ी पर इस वक्त हमला हुआ है। बीजेपी का कहना है कि तृणमूल के समर्थकों ने, उनके गुंडों ने गाड़ी पर हमला किया है। गाड़ी का क्या दशा इस वक्त हुआ है वो फिर से मैं कहूंगा मेरे कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास को दिखाने के लिए। ये देखिए गाड़ी के अंदर की सिचुएशन आप देख लीजिए, अंदर गाड़ी में जितने भी कांच गिरा हुआ है उसको साफ करने की कोशिश इस वक्त लॉकेट चैटर्जी का ड्राइवर और उनके जितने भी 4 सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ का दिया हुआ है वो कोशिश कर रहे हैं। जो हमने देखा कुछ देर पहले वो ये था कि जैसे ही लॉकेट चैटर्जी 66 नंबर बूथ में वो दाखिल हुई, वो पहुंची, उन्होंने कहा कि वहां पे तृणमूल की जो समर्थक हैं वो रिगिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में तृणमूल के जो समर्थक हैं वो गली से बाहर आके लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। फिर लॉकेट चैटर्जी के जो सिक्योरिटी है, पर्सनल सिक्योरिटी एमपी होने के रूप में उनकी जो सिक्योरिटी है
वो बाहर आके किसी ना किसी तरह से उनकी गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि काफी ज्यादा वहां पे भीड़ थी और फिर उनके हाथ में जो लाठी है सेंट्रल सिक्योरिटी के पास, वो लाठी लेके सेंट्रल सिक्योरिटी को माइल्ड लाठीचार्ज करना पड़ा। एक बार दिखाएंगे कैमरा पर्सन प्रोविजा, आप इधर आ जाइए, मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो सेंट्रल सिक्योरिटी का पर्सनल है उनके हाथ में ये जो लाठी है, छोड़ जान, ये लाठी, इन लाठियों से उन्होंने लाठी बरसाना पड़ा उन लोगों को, ताकि जो लोग हैं, जो क्राउड वहां पे गैदर हुआ था, उनको हटाया जा सके। और जो रास्ता था वो काफी संकीर्ण था, इसीलिए वहां से निकलने में काफी मुश्किलें हो रही थी। और हमने सुबह, मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा, ये देखिए काफिला, इतना लंबा काफिला है, क्योंकि लॉकेट चैटर्जी का गाड़ी है ये, और उसके पीछे ये देखिए पुलिस का व्हीकल है। जितने भी गाड़ी आप पीछे देख रहे हैं, ये सब मीडिया का काफिला है। और सुबह से पूरी मीडिया लॉकेट चैटर्जी के साथ एक बूथ से दूसरी बूथ हम लोग घूम रहे हैं। और ये आशंका सुबह से लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं उन पर इस तरह का कोई हमला हो सकता है, कहीं पे इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है। और वही सच होते हुए इस वक्त दिख रहा है। आप देख सकते हैं लॉकेट चैटर्जी बैठी हुई है अपनी गाड़ी में, और उनके गाड़ी का जो शीशा है वो तोड़ दिया गया है। और उससे पहले जब वो बूथ के सामने थी, जमकर उसके खिलाफ हिंसा की 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इंद्रो बने रहिए। कूच बिहार में भिड़े बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता लॉकेट चैटर्जी, देखिए ये सांसद है हुगली से इस बार, लेकिन वो चुनावी मैदान में जिस सीट से उतरी हैं, चिंसुरा जिसका नाम है, उस चिंसुरा सीट पर फॉरवर्ड ब्लॉक का 77 से ही वर्चस्व रहा। लेकिन पिछली बार आसिफ मजूमदार ने वहां पर बाजी मार ली, छिटक ली सीटें। ये बीरभूम की तस्वीर है, बीरभूम की देखिए आप, वहां पर विस्फोट की तस्वीर आपने देखी। तो इस तरह की हिंसा चौथे चरण में हो रही है। और इंद्रजीत वहां से बने हुए, मैं आ रही हूं आपके पास। बीरभूम में बम बरामद किया गया, ये देखिए तस्वीर इस वक्त, ये तस्वीर बीरभूम की है। बम डिफ्यूज करते हुए वहां पर आपको दिख रहे हैं। मतलब जब चुनाव में चौथे चरण में आप इस तरह से बम की बरामदगी देखते हैं, तब फिर एहसास होता है। देखिए बम को डिफ्यूज किया गया है। ये तो हिंसा का वो स्वरूप है जो आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखते हैं। इतनी भारी तादाद, 8 चरणों में मतदान, बावजूद इसके चौथे चरण में देखिए बम, और बम को डिफ्यूज किया गया है। उसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये बीरभूम की तस्वीर है। और हमेशा से यहां पर खास तौर पर राजनीतिक हिंसा, चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है, और वही एक बार फिर से इस बार भी दोहराता हुआ। अब ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें एक तरह से पूरी कहानी लिख रही हैं, चाहे वो बीरभूम हो, चाहे वो हुगली हो, जहां पर चिंसुरा सीट से वो है, और यहां पर आप देख रहे हैं कूच बिहार की भी तस्वीर, वहां पर भी हिंसा की खबर आई है। तो हुगली सीट की बात हो रही थी। लॉकेट चैटर्जी एक बहुत ही आक्रामक अंदाज वाली, बढ़ चढ़कर बोलने वाली, और उनका चुनाव प्रचार भी ऐसा रहा था। लोकल ट्रेन से लेकर लोकल बोट, हर जगह वो चुनाव मैदान में लगातार प्रचार करती रही। वो भी एक ऐसी सांसद है जिनको इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा गया है मैदान में। और यहां पर आसिफ मजूमदार को, वो टीएमसी की तरफ से आसिफ मजूमदार के सामने खड़ी है। एक बार फिर से पूरी घटना जो है वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी इंद्रो उस वक्त मौजूद थे जब अचानक हल्ला हुआ और गाड़ी घेर लिया गया था लॉकेट चैटर्जी का। देखिए विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी, जो इस बार उम्मीदवार है, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कहा जा रहा है कि दूर हटे। अब महिलाएं और इस इलाके में जो लोग हैं वो लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनकी जो सिक्योरिटी से लॉकेट चैटर्जी को यहां से निकाला जाए। लेकिन आप देख सकते हैं लॉकेट चैटर्जी का जो गाड़ी है, जो काफिला है, उसको यहाँ पे बिल्कुल रोक दिया गया है, वो निकल नहीं सकते। आप लोग तृणमूल के समर्थक जो है, जो तृणमूल के समर्थक है, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तृणमूल के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ। लाठीचार्ज हो रही है, ये देखिए लाठीचार्ज हो रही है। जो सेंट्रल फोर्स है, जो सेंट्रल सिक्योरिटी है लॉकेट चैटर्जी के, वो इस वक्त लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनको निकालने की कोशिश हो रही है। तो लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ तृणमूल के जो समर्थक है वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं।
लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ इस वक्त तृणमूल के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं और लॉकेट चैटर्जी खुद गाड़ी में है, देखिए, और किस तरह से लाठीचार्ज अभी किया गया है। लॉकेट चैटर्जी से बात करने की कोशिश करेंगे। महिला लोग वोट कर रहा था टीएमसी का वोट देने के लिए, मैंने पकड़ लिया है हाथों में, इसलिए मुझे पीटा गया, मारा गया। ये देखिए लॉकेट चैटर्जी का कहना है कि यहाँ पे हंगामा इस वक्त चूचड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और देखिए ये देखिए लाठी लेके लॉकेट चैटर्जी के जो सिक्योरिटी है वो किसी न किसी तरह से इनको यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास इस वक्त उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, देखिए कांच तोड़ दिया गया है, लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी का कांच तोड़ दिया गया है। ये देखिए, ये सांसद है और गाड़ी इस वक्त रुकी हुई है। इधर आ जाइए লকেট জি, দিদি কি করলো? গাড়ি কাজ ফেলেছে। 66 নাম্বার বুথ সেনসিটিভ বুথ ছিল, আমি খবর পেয়ে এখানে এসেছি, রিগিং ছাপ্পা চলছে। আমি এখানে এসেছি, দেখি একজন মহিলা ভেতরে দাঁড়িয়ে একটা কোভিড ম্যানেজমেন্টের একটা কার্ড পরে বলছে টিএমসি কে ভোট দাও। আমি তৎক্ষণাৎ যাই, বলেছি আপনি ওখানে কেন গেছেন, আপনার ভোট হয়েছে? বলে আমি এখানকার নই। আপনি কেন ভেতরে ঢুকেছেন? বলে আমি কোভিড। तो पूरी रिपोर्ट हमने इंद्रजीत कुंडू आपकी दिखाई है, आप उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। देखिए, चाहे वो कूच बिहार हो, बीरभूम हो, और ये सब कुछ कैमरे पर लाइव कैप्चर्ड है। अब सवाल ये है कि इस तरह की हिंसा, एक महिला वहां पर उम्मीदवार है, उन पर हमला हो रहा है। इंद्रो, जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि हम लोग कह रहे थे, पहले 3 चरण, और मैं पहले 3 चरणों में 3 जगह पे था और मैंने देखा था 3 चरण शांतिपूर्ण रूप से हुआ था और जो घटनाएं आ रही थी वो छुटपुट घटनाएं थी। लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, सुबह से शीतलकुची कूच बिहार में वहां से बमबारी हो रही है, ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वहां पे फायरिंग भी हुई है। बहुत सारे कार्यकर्ता दोनों ही पार्टी के वो इस वक्त इंजर्ड है। और इस वक्त हुगली में अगर दक्षिण बंगाल की ओर आप देखें तो आप देख सकते हैं, मेरे सामने है बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी, उन पर हमला हुआ है और उसके साथ साथ लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। तो दक्षिण बंगाल हो या उत्तरी बंगाल, दोनों ही जगह पे आज सुबह से हिंसक वारदात देखने को मिल रहा है। काफी जो सिचुएशन है कूच बिहार में वो काफी खराब है और वहां पे पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। और यहां पे बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी, उनको बचाने के लिए उनको जहां पे उनको घेराबंदी कर लिया गया था और उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे तृणमूल के समर्थक, उनको वहां से निकालने के लिए उनके जो सिक्योरिटी है, सेंट्रल सिक्योरिटी, उनको भी लाठीचार्ज करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर सिक्योरिटी के लेकर उठती है और ये जरूर एक सवाल उठाया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन जब बार बार ये कह रही है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हर जगह पे तैनात किया गया है, तो इस तरह का वारदात कैसे हो सकता है? क्योंकि जब बूथ नंबर 66 जहां पे लॉकेट चैटर्जी गई थी, वहां पे हम लोगों ने देखा कि लॉकेट चैटर्जी का काफिला जब वहां से निकल रहा था, तब सिर्फ उनका पर्सनल जो सिक्योरिटी है, एमपी के रूप में, सांसद के रूप में, सिर्फ वो वहां पे थे और बाकी जो पुलिस है या जो क्विक रिस्पांस टीम है, अभी तक हम लोग यहाँ पे 15-20 मिनट हो चुका है, कोई क्विक रिस्पांस टीम यहाँ पे नहीं आया है। और आप देख सकते हैं सिर्फ उनके जो सिक्योरिटी पर्सनल, ये देखिए सीआईएसएफ के सिक्योरिटी पर्सनल, 1 पीछे है, 2, 3 और 4 या 5 सिक्योरिटी मुझे दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे उनके गाड़ी को घेर के यहाँ पे रखे हैं। तो ये है सिचुएशन। और फिर से मैं कैमरा पर्सन प्रवीर को कहूंगा दिखाने के लिए कि लॉकेट चैटर्जी यहाँ पे अभी भी गाड़ी में बैठी हुई हैं। वो कुछ देर पहले बात कर रही थी, अपने पार्टी के जो आलाकमान है उनसे बात कर रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को बताया जाएगा इस घटना के बारे में। तो लॉकेट चैटर्जी अभी भी यहाँ पे है, कोई क्यूआरटी नहीं है, जो डिप्लॉयमेंट होना चाहिए वो भी नहीं दिख रहा है। और तृणमूल के जो समर्थक है उनका ये आरोप है कि शांतिपूर्ण रूप से बूथ नंबर 66 पे चुनाव प्रोसेस चल रहा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी आई, वहां पे हंगामा शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ से किस तरह का आरोप और प्रत्यारोप इस वक्त चल रही है और जो माहौल है वो माहौल इस वक्त चुचुड़ा के इस क्षेत्र में गरमाने लगी है। अंजना, बिल्कुल, तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत ही, आप देखें तो सांसद है हुगली से, इस बार चुनावी मैदान में है,
बहुत कुछ स्टेक पर है, एक तरह से दांव पर इतना कुछ है इन तमाम नेताओं के लिए। शायद इसीलिए हम देख रहे हैं इस तरह की कोशिश। अगर आप उनके चुनाव प्रचार को भी देखें लॉकेट चैटर्जी को, तो कभी ट्रेन पर, कभी बोट पर, कहीं अलग अलग जगहों पर टीएमसी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने हल्ला बोला था, वो एक तरह से बहुत ही आक्रामक अंदाज उनका है। और इन सब के बीच आज जब वो बूथ बूथ जा रही थी, इसकी वजह से टीएमसी के कार्यकर्ता, क्या वहां पर ट्रिगर पॉइंट क्या था? क्या उन्होंने वहां पर कुछ कहा कि गड़बड़ियां हो रही हैं? ट्रिगर पॉइंट क्या था? जी अंजना, यही अजीब लग रहा है क्योंकि सुबह से हम लॉकेट चैटर्जी के काफिले के साथ ही थे। 5 से 10 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पे लॉकेट चैटर्जी अंदर गई और पूरा जो पोलिंग प्रोसेस है उन्होंने वो देखने की कोशिश की और मैं भी उनके साथ साथ था। अब देखिए यहाँ पे आ गया है QRT जिसकी बात हम कर रहे थे, जिले की पुलिस आ गए हैं। ये देखिए, ये है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चंदन नगर पुलिस कमिश्नर से हैं। हम कोशिश करेंगे देखने के लिए कि क्या बात होती है पुलिस के साथ लॉकेट चैटर्जी की। इरिगेशन ये देखिए, जैसा कि हम कह रहे थे कोई QRT नहीं आया और जैसे ही कह रहे थे, अब देखिए चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट है और एक आरोप लॉकेट चैटर्जी ने ये भी लगाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है अंजना। मैं एक बार बता दूं, इसी चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर हुआ करते थे हुमायूं कबीर, IPS ऑफिसर हुमायूं कबीर इसी जगह के चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर हुआ करते थे, जो कुछ ही हफ्ता पहले चुनाव से पहले अपना पद छोड़ के उन्होंने तृणमूल ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वो डेबरा से, पश्चिम मिदनापुर के डेबरा से तृणमूल का कैरियर ओके। तो पुलिस देखिए, पुलिस का ये चंदन नगर पुलिस कमिश्नर के अफसर हैं, वो यहां से वो आए, देखे, चले गए, लॉकेट चैटर्जी से बात भी नहीं हुई। और जैसा कि मैं कह रहा था कि हुमायूं कबीर जो चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर थे, वो महज कुछ हफ्ता पहले, चुनाव से पहले वो रिजाइन करके वो तृणमूल ज्वाइन किए और फिर तृणमूल के उम्मीदवार बन गए डेबरा से। और लॉकेट चैटर्जी कुछ देर पहले मुझे उन्होंने ये कहा कि हुमायूं कबीर का जो विधानसभा क्षेत्र है डेबरा, वहां पे चुनाव हो गया है और उसके बाद वो यहाँ पे आए हैं आज यहाँ पे कोई गड़बड़ी करने के लिए। तो एक बड़ा आरोप लॉकेट चैटर्जी ने लगाया है तृणमूल के उम्मीदवार हुमायूं कबीर, जो पहले कुछ दिन पहले तक पुलिस कमिश्नर रहे हैं इस जगह के। और जैसे उन्होंने ये कहा, उसके आधे एक घंटे में इस तरह का जो कांड है वो हो गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं लॉकेट चैटर्जी अभी भी अपने गाड़ी में है, उनका काफिला यहाँ पे रुक गया है। तो सवाल या निशान जरूर सिक्योरिटी पे है। मैं बार बार सुबह से उनको पूछ रहा था कि क्या आप खुश है जिस तरह का सिक्योरिटी का इंतजाम इस बार इलेक्शन कमीशन ने किया है सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स लगा के। लेकिन लॉकेट चैटर्जी ये कह रही हैं कि हाँ वो खुश है, लेकिन देखिए अभी किस तरह से उन्हीं के काफिले पर अटैक हो गया है और वो कह रही हैं कि यहाँ पे और ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए था। और आरोप ये लगा रही है तृणमूल के ऊपर कि तृणमूल के जो समर्थक है वो यहाँ पे हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे और हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि वो जब बूथ नंबर 66 में वो जब गई तो उन्होंने कहा कि वहां पे रिगिंग चल रहा था और वो रोकने के लिए वहां पे गई थी। लेकिन इससे तृणमूल के जो समर्थक है वो भड़क गए और उनका ये कहना था कि जैसे ही लॉकेट चैटर्जी वहां पे आई, जो पीसफुल पोलिंग प्रोसेस था वो बिगड़ गया और इसलिए वो लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, आप बने रहिए इंद्रजीत, बने रहिए। जल्दी से एक बार कूच बिहार चलते हैं और कूच बिहार की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। यहाँ पर भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें प्रमाण दे रही है कि किस तरह से लोगों की जो भावनाएं हैं वो कह लीजिए चरम पर है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण ही होता है कि हिंसक झड़पें होनी शुरू हो जाती हैं। और ये कूच बिहार आप देख रहे हैं जहां पर आमने सामने हो गए बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। आज चौथे दौर का मतदान चल रहा है, चाहे वो कूच बिहार हो, चाहे वो बीरभूम है। बीरभूम में तो बॉम्ब की बरामद की। और वहीं पर आप देख रहे हैं हुगली में, जहां पर त्रिशूल से चुनावी मैदान में लॉकेट चैटर्जी है, उनकी गाड़ी को घेरा गया, हमला किया गया। ये तस्वीरें कूच बिहार की है, ये बीरभूम की तस्वीरें देखिए।
बीरभूम की। जल्दी जल्दी एक कमेंट इस पर लेते हुए प्रभु जी है क्या हमारे साथ? प्रभु चावला जी, जो हिंसक झड़पे और हम लगातार लाइव चुकी काटे हुए थे, आपके पास आने में जरा देरी हो गई। जी जी प्रभु जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हिंसा देखिए किस तरह से आज चौथे चरण में देखिए हिंसा किस तरह से बढ़ रही है और तस्वीरें सब कुछ कह रही है। सवाल यह है कि आप हिंसा की बात कर रही हैं। हिंसा जो हो रही है पहले भी होती रही है, नई भी होती रही है। आज ही मैंने इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट पढ़ा कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन करनी नहीं, हमें करनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इस सारे चुनाव के दौरान कितना फेल हुआ है, इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए। जबकि इलेक्शन कमीशन का है कि कैंडिडेट अगर जाता है वो कितने आदमी लेकर के अपने साथ जा सकता है दोनों तरफ से, क्या वो पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। इलेक्शन अगर वहां पर हो रहा है उसके लिए केवल जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की हैं, जो अपने साथ वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हैं। कैंडिडेट तो जाएंगे, हर जगह हो रहा है। लॉकेट चैटर्जी पे अटैक हुआ, सुबह से मुखी के ऊपर लगे हुए हैं क्योंकि वो एक बीजेपी की पॉसिबल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी हैं। उससे पहले हमने डिस्कस किया प्रशांत किशोर ने क्या कहा। प्रशांत किशोर ने अभी डिनाई कर दिया कि मैंने सब नहीं कहा, फुल आपने मेरी वो दिखाई नहीं। तो जिस तरह का वहां पर साम दाम दंड भेद जो मैं पहले से कह रहा था कि वो सारी वहां पर चीज की जाती है, साम भी लगाओ, दंड भी दो, दाम भी दो, ये सब चीजें हो रही हैं। हिंसा ना होना वेस्ट बंगाल चुनाव के अंदर न्यूज है, हिंसा होना न्यूज नहीं है। पहले हिंसा से कम हो रही है जैसा लगता है मेरे को, कि जिस तरह का एक ही इंसिडेंट है या कूचबिहार में बम मिला जो फटा नहीं है, जो आपने भी दिखाया कहां पर, जहां पर मिला था वहां पर। तो इस तरह की घटनाएं तो अपेक्षित हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर लड़ाई हिंसा से शुरू हुई थी, नक्सलवाड़ी मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ था। तो काडर जो भी इधर उधर थोड़ा बचा हुआ है वो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चला गया है। वर्चस्व इस बात का है कि दाम आपके पास ज्यादा है या दंड आपके पास ज्यादा है। साम और दंड की लड़ाई के अंदर कभी दंड हावी दिखाई दे जाता है, कभी साम दिखाई दे जाता है। परंतु इलेक्शन कमीशन ने इतनी सारी फोर्सेज वहां पर खड़ी कर दी। आपने देखा आज भी स्टेटमेंट दिया, कोविड प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करेंगे हम कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे। आपने तस्वीरें दिखाई हैं, कैंडिडेट खुद ही नहीं मास्क पहन के घूम रही हैं, तो बाकी लोग उनके आसपास है वो भी मास्क नहीं घूम रहे हैं। ठीक है, इस पर 200-500-400 लोग वहां पर खड़े हुए हैं। वो किसके अंदर कोड ऑफ हिंसा, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? अभी तक कोई दंड क्यों नहीं दिया उन्होंने?